फर्स्ट इरा 1920s टू 1930s में जो भी रिसर्च स्टडीज कंडक्ट की गई थी उसको ट्रेट थियरीज ऑफ लीडरशिप का लेबल दिया गया, जिन्होंने के लीडर्स की पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बातचीत की, उसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट की और उनका इन्फ्लुएंस देखा और उनकी वजह से देखा कि टीम के ऊपर या गोल अचीवमेंट के ऊपर या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, वो किस तरीके से डिफरेंट बिहेवियर्स को, डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, उनको कैसे इन्फ्लुएंस कर रही होती है, या लीडरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से एम्प्लॉयज को और ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर रही होती है। उसके बाद सेकंड एरा आया, एक दौर फिर ये शुरू हो गया कि किसी एक रिसर्चर ने स्टार्ट किया कि पैदाइशी तौर पे कोई लीडर हो भी सकता है और ज़रूरी नहीं है कि अगर वो पैदाइशी तौर पे लीडर नहीं है या ट्रेड थ्योरीज ने जो करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं वो पैदाइशी तौर पे अगर किसी में नहीं है तो समवन कैन नेवर बी एबल टू लर्न दैट सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। कि ये ट्रेड डिसाइड नहीं करता, पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स डिसाइड नहीं करती हैं कि कोई लीडर हो सकता है या कि नहीं हो सकता, बल्कि सेकंड एरा जो स्टार्ट हुआ वो ये था कि लीडर का बिहेवियर जो है वो ज्यादा मैटर करता है इंस्टेड ऑफ कि उसकी पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। और इस सेकंड पीरियड को या पैराडाइम को या सेकंड एरा को या सेकंड जो दौर आया लीडरशिप का उसको बिहेवियरल थियरीज ऑफ लीडरशिप कहा गया, जिसमें लीडर्स के बिहेवियर के ऊपर रिसर्च कंडक्ट की गई और डिफरेंट तरह की रिसर्च स्टडीज कंडक्ट की गई। इसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उन्हीं के ऑब्वियसली जो प्रोफेसर्स थे वो अपनी टीम के साथ मिलके रिसर्च कंडक्ट करते थे कि लेट्स सी कि लीडर का बिहेवियर कैसा है, और उसकी बेस पे उन्होंने डिफरेंट बिहेवियरल स्टाइल्स जो हैं या लीडरशिप स्टाइल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए, वो उन्होंने लेबल दे दिए, डिफरेंट लेबल कि अगर लीडर ऐसा कुछ कर रहा है तो दैट मीन्स कि उसका लीडरशिप स्टाइल ये है। अब वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की बेस पे हम पढ़ते हैं वन बाय वन कि किस यूनिवर्सिटी ने या कौन से स्कूल ऑफ थॉट ने किस तरह की फाइंडिंग्स दी और किस तरह के बिहेवियर जो हैं वो लीडरशिप के हवाले से स्टडी किए, या उनकी रिसर्च स्टडी से लीडर के किस टाइप के बिहेवियर्स जो हैं उनको फाइंड आउट किया गया। इनमें फर्स्ट पे जो नाम आता है वो यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा है। अब इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने जो रिसर्च स्टडी डिफरेंट रिसर्च स्टडीज कंडक्ट की, उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट 3 तरह के लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं, या जो लीडर्स हैं वो डिफरेंट 3 तरह के बिहेवियर्स एग्जिबिट कर सकता है, वो 3 तरह से बिहेव कर सकता है। वो जो बिहेवियर्स हैं उनको स्टाइल ऑफ लीडरशिप कहा गया। वो 3 स्टाइल्स हैं, डेमोक्रेटिक स्टाइल, ऑटोक्रेटिक स्टाइल और लेसिस फेयर स्टाइल। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तीनों स्टाइल्स जो हैं वन बाय वन, इनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, या एक लीडर कैसा होगा तो उसको हम डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक या फिर लेसिस फेयर स्टाइल उसकी लीडरशिप का कहेंगे। डेमोक्रेटिक स्टाइल involving subordinates, delegating authority and encouraging participation। डेमोक्रेसी हमने पढ़ा हुआ है, हम अपनी जमहूरियत की बात करते हैं, पॉलिटिक्स की जब भी बात आती है वो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ पीपल, गवर्नमेंट फॉर पीपल, गवर्नमेंट बाय पीपल। मतलब आप लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं वट एवर दे वॉन्ट, उन्हीं के लिए। तो लीडरशिप के जो डेमोक्रेटिक स्टाइल है उसके अंदर क्या है, लीडर अपने सबऑर्डिनेट्स को या जो भी उसके अंडर काम कर रहे हैं उनको इन्वॉल्व करता है, टीम के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, डिपार्टमेंट के लिए कोई भी गोल सेट करना है, किस तरह से काम करना है, जो प्रोसीजर्स ऑफ परफॉर्मिंग टास्क हैं, फिर कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो प्रॉब्लम रेजोल्यूशन के लिए, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई चेंज लाना है तो उस चेंज के लिए वो अपने सबऑर्डिनेट्स को एक टेबल पे बिठाता है, उनके साथ डिस्कशन करता है।
जैसे हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ये बातें होती हैं। जो हमारे डीजी साहब हैं उनका डेमोक्रेटिक स्टाइल है कि वीकली बेसिस पे टीचर्स के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, और जो भी करंट इश्यूज चल रहे होते हैं, अगर करंट इश्यूज ना हों तो फ्यूचर में हम कैसे जो है अपनी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं, टीचर्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं, स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग कैसे कर सकते हैं, इन चीज़ों के ऊपर बातचीत हो रही होती है। और वो सजेशंस मांग रहे होते हैं, और ऐसा नहीं होता कि वो सजेशंस मांग रहे हैं उनको कंसिडर नहीं करते हैं। जो अच्छा सजेशन होता है उसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन होती है टेबल पे, सारे लोग, सारे टीचर्स, और अगर ज़रूरत पड़े जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की भी ज़रूरत हो वो उनको भी साथ में बुलवाते हैं, वो उनकी भी पार्टिसिपेशन वहाँ पे इंश्योर करते हैं। डेमोक्रेटिक स्टाइल कि सबको इन्वॉल्व करो, क्योंकि ये उन्हीं लोगों का प्रॉब्लम है। तो एक लीडर, कोई गोल अचीव करना है, कोई टास्क कंप्लीट करना है, ड्यूटीज तो उसने बांट दी, उसने एलोकेट तो कर दिया कि कौन क्या काम करेगा उसकी स्किल्स की बेस पे। अब ये जानना जरूरी है कि जो भी उनको असाइन किया गया था वो उसको परफॉर्म कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कौन से चैलेंजेस उनको फेस करना पड़ते हैं। आपकी ऑनलाइन क्लासेस शिफ्ट हुई तो शुरू में एक जो है वो मीटिंग रखी गई कि इसके लिए सूटेबल प्लेटफॉर्म कौन सा हो जिसमें स्टूडेंट्स टीचर्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाएँ। उसमें व्हाट्सएप और पता नहीं क्या क्या मल्टीपल जो प्लेटफॉर्म्स हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, उनके वो सजेशंस के तौर पे आई। लेकिन हर एक में मसला क्या आ रहा था कि रिकॉर्डिंग भी चाहिए, स्टूडेंट्स को अगर किसी एक पॉइंट पे कोई क्वेश्चन आता है तो वो उसी लेक्चर में पूछ पाए। फाइनली आके जूम को चूज किया गया। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक में मीटिंग हुई कि किस तरह के इश्यूज स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, वो क्या शिकायत करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स को किस तरीके से मोटिवेट करें, कैसे ये एक्सेप्ट करवाएं कि ऑनलाइन लर्निंग जो है वो भी ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर लर्निंग हो सकती है। आपको याद होगा जो फर्स्ट वीक था आपकी ऑनलाइन क्लासेस का, जब बाकी यूनिवर्सिटीज़ ने लॉकडाउन कर दिया था, हमारा 3 4 5 दिन वेस्ट हुए थे। उसके बाद ये काम स्टार्ट हो गया था। ये डेमोक्रेटिक स्टाइल था कि आप उन्हीं लोगों को जो कि डायरेक्टली स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, जो वर्कर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिनको जो टास्क असाइन किए हैं वो जो टास्क परफॉर्म करें, वो बेहतर तौर पे बता सकते हैं कि जो तरीकाकार हमें बताया गया टास्क कंप्लीट करने का, उस तरीके के अंदर हमें कौन सी मुश्किलात, कौन से चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं। फिर उन्हीं की सजेशंस ली जाए, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं अपने अपने एरिया के अंदर, अपने अपने जो भी उनको टास्क दिया गया है, दे आर स्किलफुल इन दैट पर्टिकुलर टास्क। तो उन्हीं से सजेशन लिया जाए। फिर 5 7 8 10 उसी एरिया के लोग बैठे होंगे, सारे एक्सपर्ट एक टेबल पे बैठे हुए हैं, दे कैन इजीली शेयर कि ठीक है ये तरीका ठीक है, दूसरा फिर बता सकता है कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं। फिर म्यूचुअली एग्रीड जो भी प्रोसीजर है उसको चूज कर लिया जाता है। ये होता है डेमोक्रेटिक स्टाइल। सबऑर्डिनेट्स को इन्वॉल्व करना। देन डेलीगेटिंग अथॉरिटी, आप उनको एम्पावर कर दो, आप उनको फ्रीडम दे दो कि ये आपका टास्क है, ये आपने परफॉर्म करना है। अब इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू आर एक्सपर्ट इन दिस एरिया, तो छोटी मोटी अगर कोई प्रॉब्लम आती है जो आपको ठीक लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। अथॉरिटी डेलीगेट की जा रही है, आप उनको फ्रीडम दे देते हैं कि आउटपुट चाहिए, ये प्रोसीजर है, अगर प्रोसीजर को चेंज करना आपको ठीक लगता है तो आप चेंज कर सकते हो। किसी और तरह से अगर आपको लगता है टास्क को कंप्लीट किया जा सकता है कम टाइम में, कम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए, तो यू कैन गो फॉर इट। ना कि बार बार आओ छोटे मोटे मसलों के लिए कि ये हम करें ऐसे या नहीं करें, जो आपको बेहतर लगता है आप करो। जैसे टीचर्स को अथॉरिटी डेलीगेट कर दी जाती है कि आपकी क्लास है, स्टूडेंट्स आपके पास हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंश्योर करने के लिए जो आपको सूटेबल लगता है आप वैसा कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स को इजीली समझ आए आप उस तरह वो तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं आपने मल्टीमीडिया ही यूज़ करना है, या स्टूडेंट्स को क्वेश्चनिंग अलाउ नहीं करनी है,
या स्टूडेंट्स को आपने एक्टिविटीज जो देनी है वो किस तरह से कर देनी है, ये हमें डीजी साहब नहीं बताएंगे। ये टीचर को अलाउ कर दिया गया कि जो उनको ठीक लगता है वो उस तरह से स्टूडेंट्स की असेसमेंट करें, उनकी लर्निंग को टेस्ट करें। इसी तरह से जो भी इंडिविजुअल जिसको जो टास्क दिया गया किसी भी कंपनी में प्रोडक्शन में है अगर, तो जो भी प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्ट को वो एक्सपर्ट है उसमें, उसको पता है कि इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ तो इसकी बजाय एक और तरीका मुझे आता है जिससे मैं कम रिसोर्सेज से ज्यादा आउटपुट दे सकता हूँ, कंपनी उसको अलाउ कर दे। ये है डेमोक्रेटिक स्टाइल। देन एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन, आप पार्टिसिपेशन को एनकरेज करते हैं, डिस्करेज नहीं करते हैं। आप जो लीडर हैं वो अपने टीम वर्कर्स को या जो भी उनके ग्रुप मेंबर्स हैं उनको अलाउ करते हैं कि हर इंडिविजुअल को जो सूटेबल लगता है, या आप ये कर दो कि हर एक से मुझे एक सजेशन एक ऑप्शन चाहिए, सबको इन्वॉल्व कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक स्टाइल। ये यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा ने अपनी रिसर्च फाइंडिंग से जो है वो फाइंड आउट किया कि लीडर्स इस तरह का बिहेवियर जो है वो एग्जिबिट कर सकते हैं इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अब हम पढ़ें तो ये हमें बड़ा सूटेबल लगता है कि आप सारों को सुन रहे हैं। दैट मीन्स कि जब आप अपने सबऑर्डिनेट्स को साथ अपने टेबल पे बिठा के उनके सजेशंस मांग रहे होते हैं तो ये उनके लिए बड़े ऑनर की बात होती है। प्लस ये कि वो ये फील करते हैं कि हमें भी एक, हमारी भी कोई रिस्पेक्ट है या हमें इतना एहतराम दिया जा रहा है या इस काबिल समझा जा रहा है कि हम अपने टास्क के हवाले से सजेशंस दें। मतलब ये कि हम वर्थलेस नहीं हैं, हमारी एक वैल्यू है। फिर ये कि वो ऑर्गेनाइजेशन को अपनी घर की तरह ट्रीट करेंगे, उनको पता होगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमसे पूछा जा रहा है, तो वो जो एक फैमिली मेंबर लाइक फीलिंग है वो उनके अंदर आती है। फिर वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना काम करते हैं कि मुझसे कोई गलती ना हो। अगर लीडर हमें इतनी इज्जत दे रहा है दैट मीन्स कि हम ऑनेस्टी के साथ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अपना मैक्सिमम आउटपुट दें। तो ये बहुत यूनिक और बड़ा ही एक इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल है। देन ऑटोक्रेटिक स्टाइल, अब ये डिफरेंट आ जाता है हमारे यहाँ, जैसे कि अच्छा डेमोक्रेटिक स्टाइल जो है हमारे यहाँ टेलीकॉम कंपनीज में यूजली, या जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से डिफरेंट कंपनीज बनी हुई हैं उनमें डेमोक्रेटिक स्टाइल यूज़ किया जाता है। जो सेल्स पर्सन है जो डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं उनसे मशवरे लिए जा रहे होते हैं, उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जा रहा होता है कि कस्टमर्स की क्या कंप्लेंट्स आती हैं हमारी कंपनी और हमारी प्रोडक्ट के हवाले से, हमारी ब्रांड के हवाले से। और आपको क्या लगता है कि क्योंकि आप कस्टमर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आप उनकी साइकी को अंडरस्टैंड ज़्यादा अच्छे से करते हैं। तो आप बताइए आपको क्या लगता है कि कस्टमर को क्या चाहिए आपसे, या अपने प्रोडक्ट के साथ हम कौन सी चीज़ जो है वो कोई एडिशनल ऑफर उनको दे सकते हैं। डेमोक्रेटिक स्टाइल, आप जो सेल्स एग्जेक्टिव्स हैं उनको भी लगेगा भी हमें तो बड़ी इज्जत दी जा रही है, ये तो हमसे मशवरा मांग रहे हैं, तो वो फिर और पुरजोश होकर और ज़्यादा मोटिवेटेड और एनर्जेटिकली परफॉर्म कर रहे होंगे। उसके बाद ऑटोक्रेटिक स्टाइल उसके ऑपोजिट चला जाता है। आर्मी और हमारी ज़्यादातर जो हमारी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं या मिलिट्री सेक्टर है उसके अंदर ऑटोक्रेटिक स्टाइल होता है। अब ये क्या स्टाइल है, डिक्टेटिंग वर्क मेथड, कि स्टेप बाय स्टेप आपने क्या करना है, ईच एंड एवरीथिंग इज रिटन इन द डॉक्यूमेंट, उससे इधर उधर जरा सी भी डिविएशन या चेंज जो सीनियर है या लीडर है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, जैसा लिखा हुआ वैसा ही करना पड़ेगा। डजेंट मैटर कि वो टाइम टेकिंग है या उससे एफिशिएंट तरीका आपको पता है, जो लिखा हुआ है वैसे ही करना। सेंट्रलाइजिंग डिसीजन मेकिंग, टॉप लेवल पे अथॉरिटीज जो हैं ओनली दे आर मेकिंग डिसीजंस, वो अपने जूनियर्स को अपने सबऑर्डिनेट्स को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करते हैं डिसीजन मेकिंग में या प्रॉब्लम सॉल्यूशन। एंड लिमिटिंग पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन लिमिटेड होगी।
आपको बता दिया जाएगा ये आपका काम नहीं है डिसीजन मेकिंग करना, प्रॉब्लम रिजॉल्व करना आपका काम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आया था तो आपने हमसे क्यों नहीं पूछा। ये उस टाइप का एनवायरनमेंट बन जाता है जहाँ पे बिल्कुल भी कोई फ्रीडम नहीं होती है सबऑर्डिनेट्स के पास। उनको जो डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, जिस तरह से काम करना है उनको उसी को फॉलो करना पड़ेगा, ऑटोक्रेटिक स्टाइल। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में ये ठीक रहता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में ये ठीक नहीं रहता। अगर आप चाहते हो कि हमारे कंपेटिटर्स हैं, हमने उनसे लीड लेनी है, तो उसके लिए हमें क्रिएटिविटी चाहिए, और आप अलाउ ही नहीं कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो उस मेथड से हट के कोई मेथड या कोई प्रोसीजर चूज करें काम करने के लिए। क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी। लेकिन कुछ रूटीन क्रिटिकल टास्क ऐसे होते हैं जो कि जिनमें इनोवेशन या क्रिएटिविटी आ ही नहीं सकती है, तो उसके लिए ऑटोक्रेटिक स्टाइल इफेक्टिव है। वो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने तरीका लिख दिया हुआ है, आपको उसी तरीके के मुताबिक काम करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट तरीके आजमा के देखा हुआ है, उसमें से बेस्ट वन तरीका यही है, तो आपको हर सूरत इसी को फॉलो करना पड़ेगा, ऑटोक्रेटिक स्टाइल। देन लेसिस फेयर स्टाइल, इसको नॉन लीडरशिप स्टाइल भी समटाइम्स कहा जाता है, या इसको आप लेजी लीडर्स भी कह सकते हैं। ये क्या करते हैं, गिविंग ग्रुप फ्रीडम टू मेक डिसीजंस एंड कंप्लीट वर्क। ये हमारा प्रोजेक्ट है, हमने कंप्लीट करना है, क्या करना है उसके अंदर, कौन क्या करेगा, और उसको किस तरीके से, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो किस तरीके से रिजॉल्व की जाएगी, ये सब आप खुद ही करो। टोटल अथॉरिटी ग्रुप को हैंड ओवर कर दो। अब उसमें क्या होगा, हमारे कल्चर की अगर बात की जाए तो उसमें फ्री राइडर्स ज़्यादा होंगे, लोग सीरियसली काम नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि हमने डिफरेंट तरह के जो हमने पढ़ा था कि डिफरेंट तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं, उनमें से कुछ लेज़ी होते हैं। मोटिवेशन में हमने पढ़ा था थेरी एक्स थेरी वाई, अगर आपको याद हो। कुछ लेजी होते हैं, कुछ जो है वो एक्टिव हैं। अब जो लेजी हैं उनको तो ये होगा, ये तो खुद हमें कुछ भी नहीं बता रहे, खुद तो कुछ भी नहीं कर रहा, तो हम इतना कुछ कैसे करें, आउटपुट ज़ीरो। जो एक्टिव होंगे दे विल फील सेटिस्फैक्शन कि ठीक है जी, सब कुछ हमें दिया गया, वी आर एक्सपर्ट इनफ टू डू इट, तो लेट्स डू इट। वो खुद से डिवाइड करेंगे, अपने तौर पे वो अपनी टीम को मैनेज कर रहे होंगे, उसमें लीडर का कोई भी रोल नहीं है। तो ये 3 तरह के लीडरशिप स्टाइल यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा ने प्रेजेंट किए। अब इनका कंक्लूजन क्या है कि डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप वाज मोस्ट इफेक्टिव, जबकि ये शुरू के रिजल्ट से। बाद में कुछ स्टडीज ने कहा कि नहीं, जैसे सोचते हैं कि ठीक है ये ज़्यादा इफेक्टिव है, नहीं इफेक्टिव है, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे अप्लाई करते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि अगर लीडर डेमोक्रेटिक है तो उनका आउटपुट कैसा आ रहा है, अगर वो डेमोक्रेटिक नहीं है तो आउटपुट कैसा आ रहा है। तो कुछ ने कहा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेमोक्रेटिक स्टाइल इज द इफेक्टिव वन, और कुछ ने कहा कि नहीं वो इफेक्टिव नहीं है, तो वो मिक्स्ड रिजल्ट्स आए। लेकिन डिपेंड्स कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या हैं, और उसकी बेस पे अगर आपके एक्सपर्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, तो ऑब्वियसली वो अपने एरिया में एक्सपर्ट हैं, उनको पता है कि क्या एफिशिएंट मेथड्स हैं, कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उनको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि वो इतने सालों से वही पोर्शन या वही टास्क परफॉर्म किए आ रहे होते हैं, तो लीडर उनको फ्रीडम दे सकता है। लेकिन अगर हाँ इनिशियल लेवल पे ज़ीरो एक्सपीरियंस है, बुकिश नॉलेज है खाली, ऐसे लोगों के लिए ऑब्वियसली ऑटोक्रेटिक स्टाइल ज़्यादा इफेक्टिव होगा, जो कि एक्सपर्ट नहीं है अपने एरिया में और वो काम करना भी नहीं चाहते, लेजी नेचर इंडिविजुअल्स हैं, तो ऑटोक्रेटिक स्टाइल विल बी मोर इफेक्टिव एट दैट केस। देन एक और स्कूल ऑफ थॉट, एक और यूनिवर्सिटी, उन्होंने रिसर्च स्टडीज कंडक्ट, ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी। अब इन्होंने जो फाइंडिंग्स निकाली या जो इनके रिजल्ट्स इनकी रिसर्च स्टडी से आए, उसके अकॉर्डिंग दो तरह का बिहेवियर लीडर का होता है। फर्स्ट वन इज कंसिडरेशन एंड द सेकंड वन इज इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर।
कंसिडरेशन क्या है? बीइंग कंसिडरेट ऑफ फॉलोअर्स आइडियाज एंड फीलिंग्स। आप उनकी मजबूरियों को समझें, उनके जो नॉलेज स्किल्स एबिलिटीज हैं, जिस काम में वो एक्सपर्ट हैं, उनको उस तरह का टास्क असाइन करें। प्लस उनको आप डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम रेजोल्यूशन में इन्वॉल्व करें। आप उनकी भी सुने, उनसे आइडियाज लें, उनसे सजेशंस लें। कंसिडरेशन लोगों के ऊपर, एम्प्लॉयज के ऊपर, टीम मेंबर्स के ऊपर, फॉलोअर्स के ऊपर फोकस है। अगर एम्प्लॉय उनको इंक्लूड करता है डिसीजन मेकिंग में, उनसे सजेशंस लेता है, उनके आइडियाज को तवज्जो देता है, कंसिडर करता है, उनकी जो फीलिंग्स हैं उनको कंसिडर करता है, तो उसको कंसिडरेशन बिहेवियर ऑफ लीडरशिप कहा गया, ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी ने कहा। फिर इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, ओहायो स्टेट के अकॉर्डिंग जो दूसरी तरह का बिहेवियर लीडर्स एग्जिबिट करते हैं वो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर है। अब ये क्या है? स्ट्रक्चरिंग वर्क एंड वर्क रिलेशनशिप्स टू मीट जॉब गोल्स। कंसिडरेशन जो है वो है पीपल ओरिएंटेड, और इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर आपका गोल ओरिएंटेड है कि काम को इस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाए और काम के रिलेशनशिप्स इस तरीके से बिल्ड किए जाएं कि आपका गोल अचीव हो। उसमें कौन किसको क्या करना आता है, क्या कौन कर सकता है, कि कौन कैसा फील कर रहा है, डैम केयर अबाउट दैट। काम चाहिए बस, और जो लीडर बताएगा उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा। अब इसमें जो कंसिडरेशन है उनका हायर फोकस होता है लोगों के ऊपर, और वो लोगों को स्किलफुल बना के, अगर उनको कोई चीज़ नहीं आती है, कोई इनमें स्किल डेफिशिएंसी है, तो उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करके उनकी स्किल को डेवलप करते हैं ताकि आउटपुट को इंश्योर किया जाए। लेकिन जो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर बिहेवियर है लीडरशिप का, वो फोकस करता है मेनली आउटपुट के ऊपर। अब इसमें लोग सेटिस्फाइड हैं या सेटिस्फाइड नहीं है, डैम केयर अबाउट दैट। गोल अचीव होना चाहिए, दैट्स इट। लेकिन कंसिडरेशन में गोल के साथ साथ पीपल की सेटिस्फेक्शन के ऊपर भी फोकस किया जाता है। फिर एक और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, इन्होंने भी रिसर्च कंडक्ट की लीडर के बिहेवियर के ऊपर, और इन्होंने भी दो तरह की फाइंडिंग्स दी। एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडर बिहेवियर हो सकता है और प्रोडक्शन ओरिएंटेड। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन और यूनिवर्सिटी ऑफ ये जो ओहायो स्टेट है, इनके लेबल डिफरेंट हैं लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के अकॉर्डिंग लीडर का बिहेवियर पीपल ओरिएंटेड या एम्प्लॉय ओरिएंटेड हो सकता है और प्रोडक्शन ओरिएंटेड हो सकता है। अब एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडर्स जो हैं उनका ज़्यादा एम्फेसिस होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के ऊपर। दे आर टेकिंग केयर ऑफ देयर एम्प्लॉयज नीड। वो उनको देखते हैं कि कौन सी स्किल डेफिशिएंसी है, क्या मसाइल, कौन सी प्रॉब्लम्स, कौन से चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं एम्प्लॉय को टास्क अचीवमेंट में, उनको वो डेवलप करें, उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें ताकि वो कंफर्टेबल हो के अपने टास्क के ऊपर फोकस कर पाए। लेकिन जो प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडरशिप बिहेवियर है, इसके अकॉर्डिंग इसका जो मेन फोकस है वो टेक्निकल और टास्क एस्पेक्ट ऑफ जॉब पे होता है। आउटपुट चाहिए, डजेंट मैटर कि कौन किस इंडिविजुअल को कौन से प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहे हैं। और इन दोनों में से जो एम्प्लॉय ओरिएंटेड बिहेवियर्स हैं लीडर के, उनको ज़्यादा इफेक्टिव लीडर समझा गया। फिर मैनेजरियल ग्रिड के ऊपर बातचीत की गई और लीडरशिप के डिफरेंट बिहेवियर्स को प्रेजेंट किया गया। उसमें एक कंसर्न फॉर पीपल, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन और ओहायो स्टेट लाइक इनकी भी फाइंडिंग्स थी। कंसर्न फॉर पीपल क्या है? मेयर लीडर्स कंसर्न फॉर सबऑर्डिनेट्स ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 9, लो टू हाई। उसमें लीडरशिप का एक वो जो है वो ग्राफ बनाया गया, एक ग्रिड बनाया गया, जिसमें कि ये देखा जाता था कि 1 to 9 में से
जो लीडर का कंसर्न फॉर सबऑर्डिनेट्स है, कंसर्न फॉर पीपल है, वो कितना है। और इसके साथ साथ प्रोडक्शन के साथ लीडर का कंसर्न कितना है, वो कितना ज्यादा कंसर्न है लोगों के लिए और कितना ज्यादा कंसर्न है वो प्रोडक्शन के लिए, आउटपुट के लिए। अब इसमें जो 9.9 स्केल है, जिसमें हायर कंसर्न फॉर प्रोडक्शन और हायर कंसर्न फॉर पीपल, इसको मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप कहा गया।